स्वागत है दोस्तों आपको अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है कल का ही वीडियो का पार्ट 2 है। तो कल के वीडियो में हम शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, हम कैसे लिखते हैं, इसका एक स्टेप हम देखे थे। उसके बाद इस तरह से हम बंटवारा मेन शेड्यूल जमा रकबा में अमर सिंह को कितना मिला, राम सिंह को कितना मिला, सुंदर सिंह को कितना मिला, ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको शेड्यूल में कैसे लिखा जाता है, स्टाम्प पेपर पे जब लीगल शेड्यूल होता है तो उस पर कैसे क्या लिखा जाता है, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर कल का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल सर्च कीजिए, जाके पहला ही वीडियो होगा शेड्यूल कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वो वीडियो जब तक नहीं देखिएगा तब तक ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी सोशल मीडिया का लिंक रहता है उस लिंक को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी कारणवश आप यूट्यूब पर इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो सेम वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला रहता है, तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। इससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये हम पहले बांट चुके थे और ये खतियान है। ठीक है, तो बोर्ड पे हमारा जगह छोटा है तो हम इतना ही दूर में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कैसे सबसे पहले देखिए जो स्टाम्प पे कैसे लिखा जाता है। वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए स्टाम्प पे जो सबसे पहला स्टाम्प वाले कागज़ पे जो पहला लिखा जाता है, सबसे पहला शब्द लिखा जाता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहला लिखा जाता है नाम मोकिर। ठीक है, नाम मोकिर। ठीक, पहला जो होता है ये आपको लिखना है स्टाम्प के शुरू से। और देखिए बीच में इस तरह का एक प्लेटफॉर्म यानी 1/4 भाग स्टाम्प को मोड़ के 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। एक भाग इधर, एक भाग आपको दायां साइड और एक भाग बायां साइड लिखना है। तो ये सबसे लास्ट में जो आएगा वहाँ पे लिखाएगा, और ये जो बीच में लिखाएगा वो दो कॉलम आपका बनेगा। 4 पेज में उसको फोल्ड कर 4 भाग में जो डिवाइड कीजिएगा तो 2 ही कॉलम में लिखिएगा, और एक साइड से जगह रहना चाहिए हस्ताक्षर करने के लिए। ठीक है, तो नाम मोकिर में क्या लिखाएगा, सबसे पहले देखिए है 1 नंबर में यहाँ पे 1 दे के लिखाएगा अमर सिंह। अमर सिंह। ठीक है, पेशर देखिए तीनों का एक ही है तो हम साइज वाइज लिखते हैं। अगर पेशर सबका अलग अलग होगा, बट लिस्ट अलग अलग होगा, तो जहाँ पे पेशर चेंज होगा वहाँ पे हम चेंज कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अमर सिंह। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे उम्र। अब आधार कार्ड से आप इसका उम्र निकाल लीजिएगा, इनका कितना हो रहा है। मान लीजिए इनका उम्र होगा 43 वर्ष। ठीक, उसके बाद इनका आधार नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, आधार नंबर जो भी होगा वो यहाँ पे दे दीजिएगा। फिर दूसरा जो इनका हिस्सेदार हो गया वो हो गया राम सिंह, तो फिर वही लिखाएगा राम सिंह। आपको उम्र इनका भी देना है, तो उम्र मान लीजिए 40 वर्ष। ठीक है, उसके बाद आधार नंबर दे दीजिएगा। फिर आधार नंबर यहाँ लिखा के फिर तीसरा जो हिस्सेदार होगा, तीसरा में लिखाएगा सुंदर सिंह है। सुंदर सिंह मान लीजिए उम्र इनका आधार कार्ड से, उम्र जो आधार कार्ड से हो रहा है वही दीजिएगा। इसके बाद आधार कार्ड नंबर दे दीजिएगा। अब यहाँ पे इसके बाद नीचे लिखाएगा सभी का पेशर या पेशरान दे दीजिएगा। अब इनका जो पिताजी का नाम था वो अभी हम भूल रहे हैं, जो क्या नाम से, राम सिंह नाम से था शायद। तो जो भी इनके पिताजी का नाम होगा, अब राम सिंह इस शेड्यूल में हम दिखाए थे, क्या दिखाए थे, तो राम सिंह तो है नहीं, तभी ये शेड्यूल बन रहा है। तो स्वर्गीय राम सिंह। ठीक है, इसके बाद जो सबसे ज़रूरी होता है इसका जाति। जैसे जाति ये सिंह है तो हम ज़्यादातर राजपूत लेते हैं, तो जाति राजपूत दे दिए, या जो भी जाति होगा वो दे दीजिएगा। ठीक, साकिन मौजे जो होगा, साकिन मान लीजिए कभी कभी क्या होता है एक मौजा में बहुत सारा गांव होता है,
तो मौजा दे के, जैसे मान लीजिए हम ही अपने ही तरफ का ले लेते हैं, तो हम लोग के तरफ का लिखाता है मौजा। मौजा हो गया हाबीडी, हाबीडी। उसके बाद हो गया आपको टोला, जो अगर अलग अलग मान लीजिए मौजा, एक मौजा में अलग अलग गांव है, एक ही मौजा एक ही गांव है, तब तो लिखा जाएगा साकिन मौजे हाबीडी। और हाबीडी जैसे बहुत बड़ा मौजा, इसके अंतर्गत लगभग 50 गांव है, तो यहाँ पे हम लोग का जो गांव लिखेंगे तो टोले हो जाता है बैजनाथपुर, टोले बैजनाथपुर। थाना वो अंचल जो होगा आपका वो दीजिएगा। हम यहाँ पे हमारा बहेरी है तो बहेरी दे रहे हैं, बहेरी। जिला हमारा दरभंगा है तो हम दरभंगा दे दिए। ठीक, पहला कॉलम समझ लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या अगर नहीं समझ में आ जाए, थोड़ा लिखावट छोटा होगा तो ऑडियो पे ध्यान दीजिएगा, ऑडियो के हिसाब से आप लोग रफ कीजिएगा। ये पहला हो गया। ठीक है, पहला में इतना ही चीज़ लिखाता है। अब उसके बाद उसी के नीचे जो लिखाएगा उसको समझ लीजिए। पहला हो गया। अब दूसरा नंबर आएगा, दूसरा नंबर आएगा नाम मोकिर अले। ठीक है, तो इसमें तो केवाला जब लिखाता है तो इसमें क्या लिखाता है, विक्रेता का अधिक खरीद। ऊपर लिखा है, केवाला में देखते होंगे ऊपर लिखाता है विक्रेता का नाम, नीचे खरीदार का नाम। तो ये शेड्यूल बंटवारा है, तो ऊपर फर्स्ट पार्ट में लिखा है नाम मोकिर में जितना हिस्सेदार है उनका नाम, और सेकंड में लिखा है नाम मोकिर अल्ले। तो इसमें हम लिखेंगे बहक एक दूसरे के। क्या लिखेंगे, बहक एक दूसरे के। ठीक है, तीसरा में लिखेंगे किस्म दस्तावेज। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो किस्म दस्तावेज, नाम मोकिर अल्ले, नाम मोकिर जो लिखे, ये चौथाई भाग किए हुए हैं, तो एक पार्ट में लिखाएगा। उसके बाद जो 2 पैराग्राफ बचेगा उसमें ये सब लिखाएगा, और चौथा पैराग्राफ आपको सिग्नेचर करने के लिए खाली रहना चाहिए। तो किस्म दस्तावेज, ये किस तरह का दस्तावेज आप तैयार किए हैं, तो यहाँ पे लिखाएगा आपसी बंटवारा। ठीक है, क्लियर है। अब चौथा देखिए, चौथा में लिखाएगा तादाद जरसेमन। तादाद जरसेमन मतलब ये आपको बनाने में कितना पैसा आप पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, तो तादाद जरसेमन XX कटिस या 000 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब पांचवा कॉलम होगा एराजी मवाजी। अब एराजी मवाजी, इसमें हमको क्या देना है, जो संपत्ति का विवरण देना है। ठीक है, एराजी मवाजी यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, तो एराजी मवाजी में सबसे पहले लिखेंगे रकबे मौजे। रकबे मौजे, जैसे आप लोग का जो भी मौजा होगा वो मौजा दीजिएगा, हम अभी अपने मौजे के हिसाब से समझा रहे हैं। हाबीडी, थाना नंबर हमारा 115 है, आप लोग का जो होगा वो दे दीजिएगा। फिर यहीं से अंचल वो थाना, अंचल वो थाना बहेरी। उसके बाद कुल रकबा, कुल रकबा कितना हो जाएगा 46, मान लीजिए 46 पॉइंट, ये तीनों का जोड़ के जब पूरा खतियान का जो रकबा होगा, कुल रकबा यहाँ पे लिखाएगा, जितना भी कुल रकबा तीनों का जोड़ के होगा उतना यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ऐसे देखिए, तो 40 जोड़े खतियान में तो जोड़े थे, तो फिर इसमें इसको जोड़िएगा तो 40 तिया 120 और क्षेत्र 18 138 140 डिसमल के लगभग होगा, 1 एकड़ 40 डिसमल जो भी होगा रकबा में ये लिख दीजिएगा रकबा टोटल इसमें। उसके बाद इसके नीचे लिखाएगा ये रकबा मोकिर को पूर्वज से प्राप्त है, जिसका जिक्र डिविजनल सर्वे के खतियान में किया गया है। खतियान में किया गया है, जिसका जमाबंदी नंबर
जिसका जमाबंदी नंबर, जितना होगा जमाबंदी नंबर वो डाल दीजिएगा, और जिसके नाम से जमाबंदी नंबर है वो डाल दीजिएगा बनाम। जिनके नाम से, इनके माने जिनके पिताजी के नाम से राम सिंह है, राम सिंह के नाम से, राम सिंह के नाम से, राम सिंह के नाम से जमाबंदी पंजी में दर्ज है, जमाबंदी पंजी में दर्ज है। ठीक, ये आपको पहला पेज जो स्टाम्प का पेज होता है इस पे इतना चीज़ लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं। आप लोग को अगर लिखावट समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऑडियो पे ध्यान दीजिएगा, ऑडियो के माध्यम से आप लोग एक रफ कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब दूसरा इसका जो, ये तो फर्स्ट पेज हो गया स्टाम्प वाला, अब उसके बाद जो लिखाएगा वो सादा पेज लगेगा। तो अब उसमें क्या सब लिखाएगा, इसके बाद सेकंड पेज कौन सा लगेगा वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड पेज पे जो इनका वंशावली होगा, वंशावली सेकंड पेज पे स्टाम्प के जस्ट पीछे जो लगेगा वंशावली बना दीजिएगा, वंशावली लगा दीजिएगा। और ध्यान रहे वंशावली किसी एक जनप्रतिनिधि से अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, जनप्रतिनिधि का सिग्नेचर होगा, उसके बाद तीनों भाई का उसके नीचे सिग्नेचर होगा, वंशावली लगा दीजिएगा। उसके बाद तीसरा जो पेज होगा, तीसरा पेज ये वाला जो हम बनाए हैं, तीसरा पेज ये लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तीसरा पेज ये लगा दीजिएगा। अब चलिए चौथा पेज पे क्या होगा वो हम बताते हैं। हम आपको एक बता दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोग कर लीजिए, क्योंकि अगर हम हर पूरा शेड्यूल पाँचों का पाँचों में लिखने लगे तो लगभग हमको लगता है ये वीडियो 3 घंटा में भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले शेड्यूल नंबर 1 शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। शेड्यूल नंबर 1, अब शेड्यूल नंबर 1 किसका होगा, जो सबसे बड़ा भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शेड्यूल नंबर 1 दे के नीचे अमर सिंह। ये भी पेज में वही होगा जो आपको चार कॉलम बनाना है, 4 भाग में पेपर को मोड़ लेना है, या अंदाज से भी 1 पार्ट छोड़ना है, 2 पार्ट में लिखना है, फिर 1 पार्ट छोड़ना है। अमर सिंह पेशर स्वर्गीय राम सिंह के हिस्से वो पट्टी में ये रकबा मिला, जिस पर हमेशा कायम रहेंगे। फिर रकबे मौजे हावीडी थाना नंबर 115, थाना वो अंचल बहेरी, जिला दरभंगा। ठीक है, उसके बाद कुल रकबा इनको कितना मिला है, 46.66 डिसमल। और कॉस्ट में ये जितना कट्ठा दूर होगा, क्योंकि सब जगह का अलग अलग ही चलता है, तो जितना कट्ठा दूर होगा कॉस्ट में ये लिख के कॉस्ट को बंद कर दीजिएगा। ठीक, ये पहला समझ गए। अब उसके बाद देखिए, जब दूसरा, इसके बाद जो यहाँ समझ गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद थोड़ा सा जगह नीचे देके आपको क्या करना है, 1 नंबर में लिखना है। ठीक है, 1 नंबर में लिखना है। अब 1 नंबर में क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है नया खाता नंबर। नया खाता नंबर कितना है इनका, 105, तो 105 दे दीजिएगा, 105। अगर आप पुराना खतियान लगा रहे हैं, पुराना पेपर लगा रहे हैं या अवेलेबल हो, तो पुराना खाता नंबर जो होगा वो भी दे दीजिएगा। ऐसे ही अंक और शब्द में लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए इसके पुराना खेसरा नंबर जो भी होगा
पुराना खेसरा नंबर जो भी होगा अंक में और शब्द में दोनों में लिख दीजिएगा। उसके बाद नया खेसरा नंबर, नया खेसरा नंबर, नया खेसरा नंबर जैसे कौन सा है 200, तो 200 कॉस्ट में 200 डाल दिए। ठीक है, उसके नीचे लिखाएगा रकबा। अब इसमें इस प्लॉट में इनको रकबा कितना मिला है, राम सिंह को रकबा मिला है खेसरा नंबर 200 में 16.67 डिसमल हो गया। अब ये कितना कट्ठा दूर होगा इसको कॉस्ट में लिख दीजिएगा। इसके बाद हो जाएगा चौहद्दी। ठीक है, तो चौहद्दी बनाना तो सब लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो हम आपको इस वीडियो में थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं चौहद्दी कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए इस 105 खेसरा है जो इस तरह का खेसरा है। ठीक है, इस तरह का खेसरा है। अब इसमें 3 पार्ट छोटा छोटा करके बांटा गया है रकबा कम ज़्यादा करके। तो समझिए ये पार्ट हो गया सुंदर सिंह का। ठीक है, बीच वाला हो गया आपको राम सिंह का, बीच वाला हो गया राम सिंह का, और सबसे लास्ट में हो गया अमर सिंह। तो इस तरह का क्या करेंगे हम डायग्राम एक अलग से बना लेंगे रफ कागज पे। तो अब इनका रैयत से हम इनका चौहद्दी पूछ लेंगे जो उत्तर कौन सा है। तो मान लीजिए उत्तर देगा पूरन सिंह। ठीक, दक्षिण पूछ लीजिएगा तो दक्षिण होगा नारायण सिंह या जो भी होगा सब लिख लीजिएगा। हो सकता है जो तीनों के सामने अलग अलग हो, किसी के सामने 2 भी पकड़ा है, जो भी पकड़ा है। मान लीजिए नारायण सिंह होगा। ठीक है, और यहाँ पे समझिए कुछ भी, मान लीजिए नारायण सिंह होगा, यहाँ पे मान लीजिए संजय सिंह हो गया, ये इसमें आके दोनों पकड़ाया। ठीक, अब इसके पूरब हो गया अरविंद कुमार। जो चौहद्दी होगा आपका वो लिखिएगा। मान लीजिए पश्चिम हो गया सीता। ठीक, इस तरह से लिख लिया। अब हमको किन का चौहद्दी लिखना है अभी, अमर सिंह का। तो अमर सिंह के हिस्से में ये पड़ गया। तो अब इसको चौहद्दी देके सबसे पहले उत्तर लिखेंगे। उत्तर, तो इनका उत्तर देखिए, उत्तर में हो गया पूरन सिंह, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पूरन सिंह। फिर दक्षिण में क्या हो जाएगा, अब दक्षिण में अगर एक संजय सिंह है तो सीधा दक्षिण में संजय सिंह, या अगर 2 है संजय सिंह नारायण सिंह दोनों पकड़ा रहा है तो दक्षिण में देंगे संजय सिंह वो नारायण सिंह। ठीक है, फिर ये उत्तर दक्षिण हो गया। अब यहाँ पे पूरब लिखेंगे। तो इनका अमर सिंह का पूरब, अब इनके भाई खुद हैं तो पूरब हो गया राम सिंह, और पश्चिम कौन हो गया सीता। ठीक, सब कुछ में दोस्तों यहाँ पे चौहद्दी जो होता है ना, जब एक प्लॉट में जो अलग अलग हिस्सेदार का बंटवारा होता है तो इससे ये साबित हो जाता है, अगर आपका चौहद्दी क्लियर रहेगा तो इनका जो हिस्सा है वो कहाँ पे है। ठीक है, इस चौहद्दी से आपका हिस्सा हमेशा निर्धारित हो जाएगा। तो शेड्यूल लिखते वक्त ये भी ध्यान रखिए, जो चौहद्दी को पूरी टाइट रखिए। जो आपको प्लॉट में पड़ रहा है उसको बराबर दीजिए। अगर मान लीजिए 4, 5, 7 पड़ रहा है, 5, 7 पड़ रहा है तो एक आप शुरू में लीजिए, एक बीच वाला लीजिए और एक लास्ट वाला दे के ख़त्म कर दीजिए। ठीक, अब चलिए मान लीजिए इसी तरह से इनके हिस्से में जो प्लॉट है सब लिख लेंगे। फिर देखिए, अब जब मान लीजिए यहाँ पे आके इस पेज में हम आपको बता रहे हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। जो मान लीजिए आधा पे आके इनका शेड्यूल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब हम जो दूसरा शेड्यूल लिखेंगे तो जगह का हम गैप नहीं देंगे, ना ही पेज चेंज करेंगे। ठीक उसके नीचे ही लिखेंगे शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 2। फिर उसी तरह से जिनका जिक्र है पूरा जिक्र करेंगे, जिस तरह से एक में बताया गया है उसी तरह सब लिखेंगे। अब जगह बीच में गैप क्यों नहीं देना है, तो मान लीजिए आप शेड्यूल बना के गए। ठीक है, अगर बीच में जगह गैप है तो आपसे ही कोई पार्टी क्या करेगा, आपके ही राइटिंग से जो भी कुछ लिखवा देगा, और सिग्नेचर तो आपका इस साइड में हुआ है, सब भाई का हो चुका है, तो इसमें जो भी कुछ भी लिखा जाएगा वो सब वैलिड होगा, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि आपने तीनों भाई ने इस बंटवारा को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके लिए शेड्यूल लिखते वक्त शेड्यूल के बीच में जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे जगह का गैप मत दीजिए। ठीक है, एक ख़त्म हो रहा है जस्ट उसके नीचे 2 लिखिए, फिर दूसरा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके नीचे 3 लिखिए। इसी तरह से तीनों शेड्यूल पूरा कर लीजिए। जब तीनों शेड्यूल पूरा हो जाए तब आपको लास्ट में लिखना है
शेड्यूल को क्लोज करने के लिए सभी मोकिर ने इस शेड्यूल को अच्छी तरह से पढ़कर वो समझकर अपना हस्ताक्षर वो अंगूठे का निशान लगाया। ठीक, अब इसके नीचे भी आपको 3 बना देना है और यहाँ पे तो तीनों भाई का होगा ही, एक भाई यहाँ पे, एक भाई यहाँ पे, जैसे बड़ा यहाँ पे होगा, मझला बीच वाला यहाँ पे होगा, छोटा यहाँ पे होगा। हर पेज पे उनका साइन करवा दीजिए। नीचे में आप अमीन है तो अमीन का भी साइन कर दीजिए और जो गवाह है उनको बोलिए, जो 2-4 गवाह है जो वहाँ पे साइन करा ले, ताकि ये शेड्यूल और अटेस्टेड हो जाए। हो सके तो आप सरपंच साहब को आवेदन दे के तीनों भाई राजी है तो फर्स्ट पेज पे उनका तो साइन होगा नहीं, स्टाम्प वाले पेज पे तो उनका साइन होगा नहीं, नीचे वाले जितना पेज है उन सब पे साइन हो जाएगा। अब ये लास्ट में लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब तक आप नहीं लिखिएगा तब तक शेड्यूल क्लॉज नहीं होगा। हो सकता है ये लिखा गया तो उसका मतलब हो गया कि शेड्यूल वहाँ पे क्लॉज हो गया, इसके आगे अब कुछ भी नहीं होगा इस शेड्यूल पे। जो भी होगा वो आपको अलग ही होगा, इस शेड्यूल पे नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज़ हम आपको और बताते हैं। मान लीजिए इस तीनों में कोई ऐसा खसरा है जो सम्मिलित रखना चाहता है, जिसका बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा नहीं करना चाहता है, तो 3 पार्ट तो लिखे, 3 पार्ट के बाद एक चौथा शेड्यूल भी बना दीजिए तीनों भाई के नाम से और सब कुछ दर्ज करके उस खसरा का खाता नंबर जो है, जो भी डिटेल इसमें दिया जाता है वो सब डिटेल देके आप शेड्यूल क्लोज कर दीजिएगा। जो ये शेड्यूल होगा आपका परफेक्ट शेड्यूल होगा। ये आपको ज़मीन जमाबंदी ट्रांसफ़र कराने में, आपसी बंटवारा में, सर्वे में, हर चीज़ में ये जाके आपको शेड्यूल बहुत काम करेगा। अब देखिए, सर्वे से पहले शेड्यूल बनाना क्यों ज़रूरी होता है हम आपको बताते हैं। जो सर्वे जब भी होता है तो क्या होता है, आप लोग अधिकतर नापी में देखते होंगे जगह पे, तो ये प्लॉट है मान लीजिए 1 बीघा का। ठीक है, ये 1 बीघा का प्लॉट है, तो इसको क्या किया है सर्वेयर, क्या करता है, जो ये जो प्लॉट का बाउंड्री है ये टाइट रहता है, ये 1 बीघा से कम ज़्यादा नहीं है। अब इसको मान लीजिए 4 पार्ट में बांटना है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर किया। अब ये 5 कट्ठा सब 5 कट्ठा सब हो गया, 5 कट्ठा करके सब हो गया। ठीक है, 5 कट्ठा करके सब आपका शेड्यूल बना। अब नक्शा बनाते वक्त क्या हो गया, जो ये सारे 4 कट्ठा का हो गया, ये सारे 5 कट्ठा का हो गया, ये 6 कट्ठा का हो गया, ये 4 कट्ठा का हो गया। अब जब ज़मीन तो होता है नक्शा से, ध्यान से समझिएगा इस बात को, शेड्यूल क्यों जरूरी हो जाता है। ज़मीन तो होता है नक्शा से। अब आपका ही हिस्सेदार जिनका ज़्यादा है, मान लीजिए इनका 6 कट्ठा, ये तो बोलेगा, इनके बाद में इनका जो वंशज होगा, इनका लड़का पोता पोती होगा, वो बोलेगा जो भाई हमारा 6 कट्ठा है। तो इस स्थिति में जो आप सर्वे से पहले शेड्यूल बनाई है, इसमें जो हिस्सा आपको बराबर मिला है, तो ये वही शेड्यूल काम करेगा जो आपका भाई, आपका नक्शा ना ज़्यादा बन गया लेकिन ज़मीन हमारा बराबर है और आपके पूर्वज ने हमको बराबर करके बांटा गया। जिसको पहले लोग बना के रिविजनल सर्वे थी, कंडस्ट्रल सर्वे के टाइम में भी बनाया था, जो बहुत सारा रजिस्टर्ड भी हुआ, जिसको अभी हम लोग बराबरदा बोलते हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ उनका रिकॉर्ड भी नहीं। अगर आपका रजिस्टर्ड हो जाता है तो ये एक कॉपी गवर्नमेंट के पास सुरक्षित रहेगा, इसका नकल आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी बंटवारा करने, मौखिक बंटवारा से बेहतर है जो आप शेड्यूल बंटवारा अगर कर लेते हैं तो भविष्य का जो भी झगड़ा होगा वो झगड़ा 99.9% ख़त्म हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं जो आप लोग, जो भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देखे होंगे, ढंग से समझे होंगे, तो उस, चाहे आप अमीन का काम करें तो भी, अपने नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो भी, तो ये शेड्यूल आप आसानी से बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको ज़मीन गुनिया लगाना नहीं आता है तो इसी पे हम बहुत सारे वीडियो गुनिया पे भी आपको लगा के दिखा चुके हैं नापी करना। अगर फिर भी आपसे संभव नहीं है तो किसी एक अमीन भाई को पकड़ लीजिए और बोलिए हमारा प्लॉट का खाली रकबा एग्जैक्ट निकाल देने के लिए। उसके बाद आप लोग अपने से भी इस तरह का शेड्यूल बना सकते हैं। तो हम अपने तरफ से पूरा कोशिश किए, जो इस 2 वीडियो में हम आपको शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये हम आपको समझा दिए।
तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों कल का जो वीडियो का टॉपिक होगा वो होता है परिमार्जन प्लस क्या है। ध्यान दीजिएगा, जो कल का जो वीडियो का टॉपिक होगा, जो परिमार्जन प्लस क्या है। आपका जमाबंदी में ज़मीन दिख रहा है, जैसे मान लीजिए 1 एकड़ आपके पास ज़मीन है, तो जमाबंदी में तो ज़मीन दिख रहा है 1 एकड़ और खाता खेसरा आपको 0 दिख रहा है, ठीक है। तो उसको आप कैसे सही करवाएंगे, कैसे आपका सब कुछ मेंटेन होगा, कैसे आपको कितना खेसरा में कितना ज़मीन है, ये सब मिल जाएगा, उतना ऑनलाइन भी दिखेगा। तो इस टॉपिक पे कल का वीडियो होगा, तो कल का भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अपलोडिंग का टाइम शाम 5 बजे, आप लोग जानते ही होंगे। अगर आप लोग शुरू से अमीन का कोर्स करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ही हमारा एक चैनल है सर्वे ज्ञान, SARVEGYAN, सर्वे ज्ञान सर्च कीजिएगा। वहाँ पे शुरू से क्रमबद्ध तरीका से बताया जा रहा है। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जो भी वीडियो है उसको देख लीजिएगा। और उस पर टाइम टू टाइम वीडियो डाला भी जाता है, तो उससे आपको अमानत सीखने में बहुत बड़ा हेल्प होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।